आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव किया है, डिग्रीज ली, बैरियर्स तोड़े और उन जगहों पे इज्जत कमाई जहाँ पे पहले लोग अपना हक क्वेश्चन करते थे। वाह भाई क्या बात है। बट एक सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता, वो स्टेबिलिटी जो हम सब चाहते हैं कभी कभी स्टैग्नेशन जैसे लगने लगती है। हाँ समझ रहे हो ना, वो हार्ड अर्न टाइटल्स एंड सेफ रोल्स जो हमने अपनी लाइफ में अचीव किए हैं वो हमेशा उस काम के लिए जगह नहीं बना पाते जो हमारे दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। जो काम ऑब्लिगेशन नहीं बिल्कुल ऑक्सीजन जैसे फील हों। क्या आपका काम ऐसे फील करता है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये जो ऑडियो बुक है बुक ऑक्स पे, ये 13 ऐसी स्टोरीज से इंसाइट देती है जो असली कलेक्शन में 25 थी। इन कहानियों में औरतों और अपने कैरियर के ट्रबलेंस को अपने ब्रेक थ्रू में बदल दिया। आप सुनेंगे कैसे उन्होंने डाउट्स को हैंडल किया, सक्सेस को रीडिफाइन किया और चॉइस में भी क्लैरिटी ढूंढी। और ये जर्नी पॉलिटिक्स, टेक और आर्ट में है। मतलब हर जगह से आपको ये रॉ स्ट्रेटजीज मिलेंगी कि कैसे आप इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करें जब दुनिया आपको कंफर्म करने की पूरी कोशिश कर रही हो। आप जो सीखेंगे वो एक फ्लॉलेस रोड मैप नहीं है, पर ये सबूत होगा कि री इन्विटेशन तब शुरू होता है जब आप दूसरों के स्क्रिप्ट्स को चेज करना बंद कर देते हो और अपना लिखना शुरू करते हो। मान लो ये बुक ऐसे रोड मैप की तरह है जो आपको अपने ही पाथ पे चलना सिखाएगी, जहां आप खुद का स्क्रिप्ट लिखने वाले हो बिना किसी प्रेशर के। चैप्टर 1 द लीप, टेकिंग रिस्क फॉर रियल ग्रोथ। औरतों को अक्सर अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस का सामना करना पड़ता है। मतलब हमेशा ये प्रेशर होता है कि स्टेबल कैरियर पास कैसे चूज करो, ट्रेडिशनल लैडर्स पे चढ़ाई करो, इम्प्रेसिव टाइटल्स जमा करो और जो सिक्योरिटी मुश्किल से मिलती है उसे टाइटली पकड़ो। ये ज़्यादा सच है उनके लिए जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज या एलाइड स्पेसेस में बैरियर्स तोड़ चुकी हैं। रिसर्च भी ये बताती है कि औरतें अक्सर मन के कंपैरिजन में अनसेटिस्फाइंग रोल्स में ज़्यादा टाइम तक रुकती हैं। क्या लगता है? क्योंकि उन्हें लगता है अगर डायरेक्शन बदलना हुआ तो लोग समझेंगे कि वो अनरिलायबल हैं, पर ये सोचे बिना नहीं चल सकते। रुकना हमेशा सबसे अच्छा ओपिनियन नहीं होता है। बोल्ड मूव्स जो मीनिंगफुल वर्क की तरफ ले जाते हैं उनमें कंफर्ट जोन्स को पीछे छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपका काम आपके दिल में एक्साइट नहीं कर रहा तो आपको अपनी जोन से बाहर जाना होगा। राइकल सैमॉन्स की स्टोरी को समझो। सैमॉन्स जो अब एक बेस्ट सेलर ऑथर और लीडरशिप डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं, अपने काम के लिए गर्ल सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी जाना जाती हैं। उन्होंने वैसा स्कूल से ग्रेजुएशन की थी, एक प्रेस्टिजियस लिबरल आर्ट कॉलेज, और न्यूयॉर्क के पॉलिटिकल सीन में भी काफ़ी सक्सीड किया था। सिटी हॉल रोल्स, सीनेट कैंपेन्स और एक रॉड स्कॉलरशिप, सब कुछ। मतलब सोसाइटी का परफेक्ट सक्सेस प्लेबुक फॉलो किया उन्होंने। लेकिन ऑक्सफोर्ड के प्रेस्टिजियस हॉल में जहां उनके पीयर्स अपने अगले कैरियर मूव्स प्लान कर रहे थे, उन्हें अंदर से एक स्ट्रेंज खालीपन महसूस हुआ। अचीवमेंट्स, हाँ वो सब था, लेकिन जब तक उन्हें अपने काम से पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाई वो अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया ये वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी छोड़ देना था। मतलब ये रिस्क था दूसरों का जजमेंट लेने का, रिस्क था खास करके औरतों के लिए जो अपनी डेडिकेशन को प्रूव करने की एक्सपेक्टेशंस पे थी। लेकिन उन्होंने डिसोनेंस के बजाय डिपैचर को चूज किया, क्योंकि उन्होंने अपने काम को समझा और अपनी फीलिंग को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी। टेकिंग बोल्ड स्टेप्स, रीडिफाइनिंग सक्सेस। घर वापस आने पर काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो कंफ्यूज्ड पेरेंट्स, फिर उनके डाउट्स और सबसे बड़ा एक प्रेस्टिजियस ट्रैक से उतरने का दर्द। पर ये स्पेस रिफ्लेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा था। आप समझ रहे हैं? कभी अपने आप से पूछा है कि आप जो कर रहे हो वो आपके दिल से कनेक्टेड है या बस लोग कुछ सोचेंगे का प्रेशर है? बचपन की यादें जब प्लेग्राउंड्स में एक्सक्लूड किया जाता था वो दिमाग में दोबारा आई और उसने लड़कियों में रिलेशनल एग्रेशन के बारे में क्यूरियोसिटी जगाई। एक एडिटर के साथ की गई बातचीत जो यूथ साइकोलॉजी पर फोकस करती थी, उसने अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी दी। उसकी रिजल्टिंग बुक से डीप रेजोनेंस क्रिएट की,
जो अपॉर्चुनिटीज के साथ अलाइन थी। ये सब पर्पस के साथ था, ना कि बस एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए। ये समझना इंपॉर्टेंट है ना, जब आप अपनी रियल वैल्यू को समझकर काम करते हो तो वो आपको नेचुरली सक्सेस की तरफ ले जाता है। आप जो भी करते हो वो आपके पर्पस से अलाइन होना चाहिए, बस सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए नहीं। एक और एग्जांपल है कोरिना लाथान का, जो एक ट्रेल ब्लेजिंग बायो डेवलपमेंट इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में एक रेयर फैकल्टी पोजीशन सिक्योर की थी, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ट्रबलिंग पैटर्न्स नोटिस किए। उनके कलीग्स को डिसप्रपोर्शनेट डिमांड्स का सामना करना पड़ा, एंडलेस कमिटीज और रिसर्च कोटास के साथ, जिसकी वजह से कैरियर शिफ्ट रिस्की फील होने लगते थे। पर उन्होंने अपने रोबोटिक्स वर्क को सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं रखा। वो सोचने लगी कि उन फैमिलीज को जो एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत थी, उनको रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन मिलने चाहिए थे। और फिर एक दिन जब एक स्टार्टअप हब उनके पास आया, उन्होंने एकेडमिक स्टेबिलिटी को छोड़कर एंटरप्रेन्योर अननोन के लिए जंप कर दिया था। मतलब ये भी एक रिस्क था, लेकिन वो अपने पैशन को फॉलो करने का डिसीजन ले चुकी थी। एम्ब्रेसिंग द अनकन्वेंशनल। शुरुआती हर्डल्स ने इस चॉइस को टेस्ट किया। एक प्रॉमिसिंग थेरेपी रोबोट ने प्रोडक्शन बजट को एक्सीड कर दिया डिस्पाइट ग्रांट सपोर्ट के। मतलब सोचो कितना टेंशन हुआ होगा। लेकिन रिट्रीट करने के बजाय लैथान की टीम ने अपने आप को अडेप्ट किया और गेस व्हाट, उनका रिवाइज प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ और दुनिया भर के बच्चों की मदद की। वो सच में परसिवरेंस का असली मतलब समझा दिया। लैथान अपनी परसिवरेंस को अपने स्टेम ट्रेनिंग से जोड़ती हैं। जब सेटबैक्स होते हैं तो वो उन्हें डिफीट के बजाय डाटा पॉइंट्स के रूप में देखती हैं। आज उनकी जर्नी उन लोगों को इंस्पायर करती है जो अनकन्वेंशनल पाथ के बारे में सोच रहे हैं। मतलब ये कहानी उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने से डरते नहीं। ये जो कहानियाँ हैं इनमें कॉमन थ्रेड है। मीनिंगफुल इम्पैक्ट कभी रिजिड स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं करता। उन औरतों के लिए जो गलतियों से बचने के लिए कंडीशन होती जाती हैं, उनके लिए एक ज़रूरी चीज़ समझना, परफेक्ट लाइनियर प्रोग्रेस को छोड़ देना कभी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना ज़रूरी होता है? सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन डेली एफर्ट और डीपर वैल्यूज़ के बीच अलाइनमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो राइटिंग हो, इनोवेशन हो या कोई और चैनल। फुलफिलमेंट अक्सर चेक बॉक्सेस और गोल्ड स्टार्स की सेफ्टी से भरा हुआ होता है। हमारे पास जो कंफर्ट जोन होती है वो हमें दिखाती है कि सब कुछ सेटल्ड है, लेकिन ग्रोथ तब होता है जब हम अपने बाउंड्रीज को पुश करते हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को कन्वेंशनल के ऊपर रखना साइमंस और लैथान दोनों की काम करता था, और इससे वो ऐसे काम कर पाई जो अचीवमेंट के सुपरफिशियल मेजर्स से ऊपर था। उनकी बात हमें ये याद दिलाती है कि ग्रोथ कभी कभी उन रक्स को छोड़ने की मांग करती हैं जिन्हें हम पकड़ कर चलते हैं, और नए रक्स के लिए अपनी कैपेसिटी पे ट्रस्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं, जब आप अपने पुराने स्टेप को छोड़कर नए चैलेंजेस का सामना करते हैं तभी असली ग्रोथ होती है। चैप्टर 2, सर्च योर वॉइस। सबसे चैलेंजिंग स्ट्रगल्स अक्सर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के आसपास होती है, जब हम ऐसे सिस्टम में होते हैं जो कंफॉर्मिटी पे बेस्ड होते हैं। ये तो जैसे हर जगह होता है, स्कूल्स, गैलरीज और सिमिलर स्पेसेस में अक्सर प्री डिफाइंड रोल्स में फिट होने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऑनर करने के बजाय, मतलब आपको बस एक मोल्ड में फिट होना पड़ता है, चाहे आपकी असली आइडेंटिटी कुछ और हो। और जब आपकी कोर बिलीफ अनएक्सपेक्टेशंस से टकराते हैं तो क्या होता है? और जब आपके आसपास सब कुछ आपकी सच्चाई के अगेंस्ट हो, तब आपने आपको कैसे सच्चा रखा? ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है ना। इल्मिना जिमरेज, जो एक एजुकेटर हैं और इंक्लूसिव करिकुला के एडवोकेट हैं और जिनके काम मार्जिनलाइज वॉइसेस को सेंटर करता है, उन्होंने ये रियलिटी फेस की जब वो एक प्राइवेट स्कूल में टीच कर रही थीं। इमेजिन करो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हुए जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स और फैकल्टी उनके बैकग्राउंड को नहीं समझते थे। इस सिचुएशन में उन्होंने नोटिस किया कि जो क्लासिक लिटरेचर कैरिकुला थी वो उन्हें पर्सनली रेसोनेट नहीं करती थी। उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है। कई यंग लोग
अपने आप को ना देखने का एक्सपीरियंस कर रहे थे, जो उनके अपने चाइल्डहुड डिस्कनेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब तक उन्होंने ऐसे ऑथर्स नहीं ढूंढे जो उनकी आइडेंटिटी से बात करते थे, यानी अपनी कहानी को देखने की ज़रूरत थी। डाइवर्स राइटर्स के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना ये सिर्फ कैरिकुलम एडजस्ट नहीं करता था, वो एक बड़ा सवाल उठाता था कि किसकी आवाज़ को एजुकेशन में जगह मिलनी चाहिए। अगर हम अपनी असली आवाज़ को ढूंढें तो हम अपने आसपास की दुनिया को कितनी बेटर बना सकते हैं। चैलेंजिंग द सिस्टम, फाइंडिंग योर वॉइस। रेसिस्टेंस बहुत जल्दी आई। मतलब एक टेंस मीटिंग के दौरान उसके सुपरवाइजर ने उसकी मेथड्स को डिटेल क्रिटिक की है। वाह भाई, सोचो कितनी टेंशन होगी वहां पर। पॉलिश्ड क्लासरूम और स्प्रॉलिंग लॉन्स के बीच जेमरेस ने अपना कंपोजर मेंटेन करना मुश्किल हो गया जब उन्होंने फीडबैक सुना जो उन्हें पेडागॉगी से ज़्यादा ट्रेडिशनल को प्रिजर्व करने की तरफ लग रहा था। जब आप कुछ नया करते हो तो पुराने रूल्स का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जेमेनेस ने अपने मिशन को एबडॉन किया। वो अपने मिशन पे बिल्कुल स्टिक रहीं। उसने धीरे धीरे उन टेक्स्ट को इंट्रोगेट करना शुरू किया जो अक्सर नज़रअंदाज किए जाते थे। मतलब उसने अपने वेज में चेंजेस लाए बिना किसी देर के, और फिर उसमें ऐसे क्लासरूम क्रिएट किए जहां स्टूडेंट्स अनफैमिलियर नरेटिव्स को एक्सप्लोर कर सकें, जहां उनको नया पर्सपेक्टिव मिल सकें। थिएटर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन ने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी, ऐसे प्ले राइट्स को इंक्लूड करने का जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। मतलब ये एक बड़ा चेंज था। ये इंक्रीमेंटल शिफ्ट एक ट्रुथ को हाईलाइट करते हैं। रिजिड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना परसिस्टेंस, क्रिएटिव कोलैबोरेशन और ये समझने की मांग करता था जो ऐसे इन्वायरमेंट्स ढूंढते जहां आपकी विजन के साथ ज़्यादा अलाइन करते हों। और ये जेमेनेस की स्टोरी हमें सिखाती है, अगर हम अपनी सच्चाई को फॉलो करते हैं तो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। छोटे चेंजेस भी बड़ा फर्क लाते हैं। ब्रेकिंग बाउंड्रीज, फाइंडिंग योर ओन वॉइस। आर्टिस्ट को ये भी पैरेलल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे किम गॉर्डन, जिसका बाउंड्री ब्रेकिंग काम एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स में था, उसकी लेगेसी को एक कल्चरल आइकन के रूप में साबित कर गया। मतलब अपने कैरियर की शुरुआत में कॉमर्शियल गैलरीज पॉलिश्ड सेल लेबल्स स्टाइल्स को प्रायोरिटाइज करती थी, जो उनकी रॉ और अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन के डिजायर से क्लैश कर रहा था। क्या आप समझ रहे हो? उन्होंने एक डिफरेंट पाथ चूज किया जो उसकी असली क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता था। और फिर एक शिफ्ट आई जब उन्होंने न्यूयॉर्क के एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक सीन से कनेक्ट किया। यहाँ डिसोनेंस और मिनिमलिज्म ने कमर्शियल अपील का रिप्लेस किया और रिजिड आर्टिस्ट रूल से मिलने वाली फ्रीडम को एम्ब्रेस करने का चैलेंज मिला। फॉर्मल ट्रेनिंग के बिना उन्होंने इस स्पेस को एक्सेप्ट किया, ऑथेंटिसिटी को टेक्निकल परफेक्शन के ऊपर रखते हुए। इवन अल्टरनेटिव म्यूजिक के बीच एक्सपेक्टेशंस थी। फीमेल परफॉर्मर्स अक्सर एग्जैगरेटेड पर्सोनास अडॉप्ट करती थीं, मिथिकल, रेबेलियस या हाइपर थेरेटिकल। लेकिन गॉर्डन ने यह सब छोड़ा और स्टिलनेस को चूज किया। उसका ऑन स्टेज प्रेजेंस ग्राउंडेड महसूस होता था, परफॉर्मेंस ट्रोप्स को रिजेक्ट करते हुए, ताकि हर शो में जेन्युइन एनर्जी शेप हो सके। कितनी बढ़िया बात है। काफ़ी साल बाद यह साइकोलॉजी उनकी विजुअल्स आर्ट में रिटर्न को गाइड कर रही थी। उसने एक ट्रेडमार्क स्टाइल डेवलप करने से बचने का फैसला किया और इंस्टेड ऐसे पीसेस बनाई जो स्पॉन्टेनियस और कभी कभी अनफिनिश्ड लगती थीं, जो इजी कैटेगराइजेशन को रेसिस्ट करती थीं। मतलब उन्होंने अपनी ओरिजिनल अप्रोच को फॉलो किया और सबको ये दिखाया कि ट्रू क्रिएटिविटी कभी बॉक्स में नहीं आती। द पावर ऑफ सेइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ऐसी कहानियां एक कॉमन थ्रेड शेयर करती हैं। अपने आप से सच्चे रहना अक्सर सिस्टम को रीशेप करता होता है। उनके लिमिट्स को एक्सेप्ट करने के बजाय जेमिनेस के लिए एक ग्रेजुअल शिफ्ट के थ्रू एजुकेशन का प्रोसेस था। मतलब धीरे धीरे अपने अप्रोच को बदलना। गॉर्डन के लिए ये कॉमर्शियल आर्ट नॉर्म्स को पूरी तरह से रिजेक्ट करता था। बिल्कुल, दोनों पास में एक बैलेंस ज़रूरी था, कन्वेंशन और एडेप्टेबिलिटी का। ये समझना कि कब अपने बाउंड्रीज को अंदर से पुश करना है और कब कुछ नया क्रिएट करना है। ये एक बैलेंसिंग आर्ट है। अपने बिलीव्स को फॉलो करते हुए एक साइड पे अपनी वैल्यूज़ को रोको
और दूसरी साइड पे सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करो। इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल इंटीग्रिटी तक ही लिमिटेड नहीं होता। जब आप ऐसे स्पेसेस क्रिएट करते हो जहां ऑथेंटिसिटी फ्लोरिश करती है, जो दूसरे लोगों को भी वही करने की परमिशन मिलती है। मतलब जब आप अपनी सच्चाई को फॉलो करते हो तो ये दूसरों को इंस्पायर करता है कि वो भी अपने आप को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करें। जो स्टूडेंट्स इंक्लूसिव कैरिकुला से एक्सप्लोर होते हैं वो अपने आप को देखने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। ये उनके लिए एक नया पर्सपेक्टिव होता है जहां उसकी आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट मिलती है। जो ऑडियंसेस अनपॉलिश्ड आर्ट को दिखाती हैं उनके इम्परफेक्शन में भी ब्यूटी मिलती है। बिल्कुल, अनपॉलिश्ड रॉ आर्ट को देखना ही एक नया एक्सपीरियंस है। लास्टिंग चेंज तब शुरू होती है जब इंडिविजुअल्स अपनी सच्चाई को ऑनर करते हैं और ये रिपल्स क्रिएट करते हैं जो दूसरों को भी ये करने का मौका देता है। तो अपनी सच्चाई को पहचानो और दुनिया को दिखाइए कि आप कितने यूनिक हो। चैप्टर 3, लर्निंग टू आस्क, द पावर ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प। प्रोफेशनल स्पेसेस में औरतों के लिए सपोर्ट या अपॉर्चुनिटी की रिक्वेस्ट करना काफ़ी यूनिक चैलेंज लगता है। डाटा भी ये बताता है कि औरतें सैलरीज को निगोशिएट कम करती हैं, एडवांसमेंट मांगने में हिचकिचाती हैं या असिस्टेंस रिक्वेस्ट करने से बचती हैं, जबकि मेल पीयर्स का कंपैरिजन में ये पैटर्न वर्क प्लेस पर्सपेक्शन से जोड़ा जाता है। जो औरतें अपनी बात असर्ट करती हैं उन्हें नेगेटिव लेबल्स मिलने का रिस्क होता है, जबकि मैन को सिमिलर बिहेवियर लीडरशिप इंप्रेशंस को रेनफोर्स करता है। ये लगता है ना कि हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। इस डायनेमिक को ओवरकम करना स्किल और परसिस्टेंस का काम करता है, जो पर्सनल ग्रोथ और बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए पाथवेज क्रिएट करता है। मतलब जब आप असर्ट करते हो तो ये सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है। अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के शुरुआत में डैनियले ऑफ्री को ये रियलिटी फेस करना पड़ा। एक सेकेंड ईयर रेसिडेंट के रूप में मेल कलीग्स के बीच उन्होंने अपनी पहली क्रिटिकल डिसीजन ली। एक डायबिटिक पेशेंट के साथ एक नर्स ने लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देने की सलाह दी थी। आईवी ड्रिप को बंद करने से पहले ऑफ्री से हेजिटेशन दिखाई। क्या एक डॉक्टर हेजिटेट करेगा? हाँ, एग्जैक्टली। वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए एगर थी। एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां वुमेन के एक्सपर्टीज पर डाउट होता है, उन्होंने नर्स की एडवाइस को डिसमिस कर दिया और जो छोटी सी इंस्टिंक्ट थी ये पूछने की कि ये जरूरी क्यों है, उसे साइड कर दिया। आखिरकार उन्होंने पूरा दिन पेशेंट के शुगर लेवल को केयरफुली मैनेज किया और वो समझती थी कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ऐड करना ज़रूरी नहीं बल्कि रिस्की हो सकता है। नर्स ने थोड़ा आईब्रोज रेज किया लेकिन और कुछ नहीं कहा। ऑफ्री के लिए डिसीजन रिस्की था लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट कर रही थी। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेजिटेशन। 2 घंटे बाद पेशेंट ने वॉमिट किया और उसकी स्पीच डेंजरसली स्लर्ड हो गई। अभी बिल्कुल रियल लाइफ हॉरर सिनेरियो था। एक सीनियर रेसिडेंट ने इंटरवीन किया और वो हैरान थी कि उन्होंने इंसुलिन नहीं दी। ऑफ्री बिल्कुल फ्रीज हो गई। मतलब ये मोमेंट उसके लिए काफ़ी इंटेंस था। जब उसने हेजिटेट किया था तो वो बस ये पूछ सकती थी कि इंसुलिन ज़रूरी क्यों है, लेकिन उसका ये ना पूछना लगभग डिजास्टर का कारण बन गया। कितना हैवी मूवमेंट होगा। पेशेंट स्टेबलाइज हो गया लेकिन ऑफ्री को हफ्तों तक गिल्ट का सामना करना पड़ा। उसने अपने डर को समझा जो अनप्रिपेयर्ड लगने का था और उसने रियलाइज किया कि ये फियर ही उसके जजमेंट को क्लाउड कर रहा था और ये मूवमेंट उसके अप्रोच को मेडिसिन में शिफ्ट कर गया। उसने अपने डिसीजंस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना सीखा। बाद में नए रेसिडेंट्स को मेंटर करते हुए उसने ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने पर फोकस किया जहां क्वेश्चंस को सेव किया, खासकर उन औरतों के लिए जो सिमिलर प्रेशर्स का सामना कर रही थीं। क्या बात है। जब आप अपने स्ट्रगल से सीख कर दूसरों की मदद करते हो तो वो ग्रोथ का असली मतलब होता है। कई साल पहले जोआना ब्राश को भी पैरेलल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा। आर्ट्स पढ़ाई करने के बाद कंसल्टिंग में शुरुआत करते हुए उन्हें एडवर्टाइजमेंट डाटा मैनुअली एनालाइज करने का काम दिया गया। क्लाइंट के बेसमेंट में अकेली वो बड़े पेपर शीट पर नंबर कॉपी कर रही थीं। पूरा दिन बस ये काम। एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, उसने एक शॉर्टकट सोचा,
लेकिन उसके मैथ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। और फिर क्या, उसने क्वाइटली फिगर्स को चेंज किया ताकि वो एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन हो जाएं। द पावर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब कलीग्स उसके रिजल्ट्स रेप्लिकेट नहीं कर पाए, ब्रास ने अपनी एक्शंस अपने रिक्रूटर्स को कन्फेस की। कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होगा, लेकिन उसने बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी गलती बताई। और गेस व्हाट, उसे रिप्रिमांड करने के बजाय उसे रिक्रूटर ने उसके सामने आए अनरीजनेबल वर्कलोड को एक्नॉलेज किया। इनसे उसने ये सिखाया कि लिमिटेशंस के बारे में ट्रांसपेरेंसी रखना सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट्स ला सकता है, खासकर उन औरतों के लिए जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में काम कर रही हैं। जब हम अपनी लिमिटेशंस को ओपन अप करते हैं तो हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से हम अपने वर्क एनवायरनमेंट्स को ज़्यादा हेल्दी और इफेक्टिव बना सकते हैं। ये कहानियाँ एक शेयर्ड ट्रुथ को हाईलाइट करती हैं। सपोर्ट मांगना वीकनेस नहीं है। क्या लगता है, प्रोग्रेस अक्सर कोलैबोरेटिव एफर्ट और अनसर्टेनिटीज को एडमिट करने पर डिपेंड करती हैं। जब हम अपने डाउट्स और कंफ्यूजन्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, तभी हम ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। औरतों के लिए ये स्किल डेवलप करना कैरियर ट्रेजेक्टरीज और वर्क प्लेस नॉर्म्स को रिशेप करता है, ये साबित करते हुए कि ग्रोथ सिर्फ अकेले काम करके नहीं है, बल्कि कोलैबोरेटिव करेज से आती है। जब हम सब मिलके अपने चैलेंजेस का सामना करते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ सेइंग नो, प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में औरतों को अक्सर रिफ्यूजल से रिलेट डिलेमास का सामना करना पड़ता है। मतलब एक्सेसिव डिमांड्स पर लिमिट सेट करना, डिल्यूटेड एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करना, ये ऑर्थोडॉक्स कैरियर रूट्स को परस्यू करना, ये सब पर्सनल प्रायोरिटीज को एक्सटर्नल प्रेशर्स के साथ बैलेंस करने का काम है। और ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। तो कैसे हम अपनी लिमिट्स को रीडिफाइन करें, ये सब दिखाती है 3 कहानियाँ जो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे स्ट्रेटेजिक रिफ्यूज़ल से हम अपनी ट्रेजेक्टरी और वैल्यूज़ को रीडिफाइन कर सकते हैं। अन्ना होम्स, जो जेजिबेल की विजनरी फाउंडर हैं, उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को फाउंड किया था जो फेमिनिस्ट मीडिया को रिवोल्यूशनाइज करता है। उन्होंने अपनी पियोनियरिंग वेबसाइट को उस वक्त लॉन्च किया जब वुमेन्स पर्सपेक्टिव डिजिटल स्पेसेस में साइडलाइन थी। अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में साइट का मोमेंटम लगता है कि बस केयरलेस आउटपुट पर डिपेंड करता। हर दूसरे मिनट आर्टिकल्स पब्लिश करना, रीडर्स के साथ हर घंटे इंटरेक्ट करना और मिडनाइट के बाद कमेंट एड्रेस करना, मतलब फुल टाइम हसल था। प्लेटफॉर्म की रैपिड एसेंट प्रोजेक्शन से ज़्यादा थी, लेकिन एक ग्रिंट ने अपनी छाप छोड़ी। होम्स को क्रोनिक माइग्रेन्स हो गई थी, दोस्तियां उदास हो गई थीं और नीड इनरेगुलर हो गई थी। ये सब कुछ एक पॉइंट तक जाकर अनहेल्दी हो गया। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन थी कि अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद भी वो हर ऑनलाइन क्रिटिक्स का जवाब देने के अर्ज के साथ जूझ रही थीं। पर यह समझना ज़रूरी था अपने लिमिट्स को रिडिफाइन करना और कब अपना टाइम और एनर्जी को रिजेक्ट कर देना। ये सब आपकी वेल बीइंग के लिए ज़रूरी है। बैलेंसिंग कंपैरिजन विद बाउंड्रीज। इस साइकिल का रेसिस्टेंस करना चैलेंजिंग था, क्योंकि काम अपनी आइडेंटिटी से अलग नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जॉब नहीं था, ये एक कल्चरल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता था जो होम्स की पूरी लाइफ का पार्ट बन गया था। आखिरकार होम्स ने समझा कि उसकी सेल्फ सेक्रीफाइस ने इंडस्ट्री में अपने पीयर्स के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट परपिचुएट किया। मतलब वो सोच रही थी कि वो कर रही थी वो किसके लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए। स्टेप बैक लेने से उसने बैलेंस के लिए एडवोकेट करना शुरू किया और ये दिखाया कि इफेक्टिव लीडरशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुद को ख़त्म कर रहे हो तो आप कहाँ तक लीड कर सकते हो, ये ज़रूरी था समझना। ल्यूमा मुफले एक सोशल एंटरप्रेन्योर जिसका स्कूल रिफ्यूज बच्चों के लिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड एजुकेशन का मॉडल बन गया। उसने रिफ्यूज़ल को इक्विटी के पर्सपेक्टिव से फेस किया। ये तो सबको समझना ज़रूरी है। एक स्टूडेंट ड्यूक अपने सोशल टैलेंट और हॉरोइंग बैकग्राउंड के लिए स्टैंड आउट था। लिब्रिया के वार टॉन रीजन में अपने पेरेंट्स को खो चुका ड्यूक मुफले के एम्पैथी जगाता था। वो अपने एक्शंस में उसकी मदद करने के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाई थी। ड्यूक को स्कूल के लिए उठाना,
मिस्ड प्रैक्टिसेस को ओवरलुक करना और मील्स देना। लेकिन जब एक और स्टूडेंट ने ये डिस्पैरिटी चैलेंज की और ये पूछा कि ड्यूक को लीनियंसी क्यों मिलती है, मुफले को एक रिकॉर्डिंग का सामना करना पड़ा। उसकी कंपैरिजन जो वेल इंटेंशन्ड थी प्रोग्राम के फाउंडेशनल फेयरनेस को एरोड कर रही थी। मुफले को यह समझना था कि बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी वेलबींग और प्रोग्राम की फेयरनेस को रिस्क पे डाल देते हो। स्ट्रेंथनिंग बाउंड्रीज, यूनिफॉर्म रूल्स को अप्लाई करने से ड्यूक का डिपार्चर हो गया। ये आउटकम मुफले पर काफी भारी पड़ गया और उसने ये सोचा कि क्या उसने उसे फेल किया। ये इमोशनल मूवमेंट था, पर ये डिसीजन स्कूल के एथोस को रेनफोर्स करता है। स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट करना शुरू किया कि रूल्स सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं, जो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन कर रहा था। यानी जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग बनाता है। स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करना चाहे कितना भी पेनफुल हो, इंस्टीट्यूशन के मिशन को प्रिजर्व करने में मदद करता है। और ये लेसन हमें सिखाता है कि कभी कभी अपने बाउंड्रीज को समझना और उन्हें अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितनी भी सिचुएशंस हों। अब बात करते हैं रू रैकेल की, जो अपने कैरियर के दौरान फूड क्रिटिक और राइटर के रूप में कुलिनरी स्टोरी टेलिंग को रीडिफाइन करेंगी। उन्होंने अपना पिवोटल रिफ्यूज़ल अर्ली फेस किया। कलीग्स और फैमिली ने उसके कॉर्पोरेट बैंकिंग रोल को प्रूडेंट समझा, एक चेंज जो अनसर्टेन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाता। लेकिन ऑफिस की रिजिड कल्चर रैकेल को क्रिएटिव इंस्टिंक्ट के साथ क्लैश कर रही थी। प्रेडिक्टेबिलिटी से वॉक अवे करना उसके लिए एक रिस्की मूव था, लेकिन उसने फूड राइटिंग एक्सप्लोर करने का मौका दिया, एक ऐसा फील्ड जो उसने कभी प्रोफेशनली कंसीडर नहीं किया था। ये लीप उसके इन्फ्लुएंशियल रोल्स तक ले गया, मेजर पब्लिकेशंस में, जहां उसके लिए रीडिफाइन किया कि जैसे ऑडियंस कुलिनरी कल्चर के साथ एंगेज करते हैं। जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो नए अपॉर्चुनिटीज का सामना होता है। प्रोटेक्टिंग व्हाट मैटर्स, ये कहानियां एक कल्चरल थीम शेयर करती हैं। रिफ्यूजल एज परसेवरेंस, समझ रहे हो, जब आप किसी चीज को रिफ्यूज करते हो तो आप अपनी असली वैल्यूज को प्रिजर्व कर रहे होते हो। होम्स के लिए इनसे हेल्थ के सेफगार्ड किया और लीडरशिप नॉर्म्स को रीडिफाइन किया। मुफले के लिए इसने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन किया। रैकेल के लिए इसने क्रिएटिव पोटेंशियल को प्रोटेक्ट किया। हर औरत का चॉइस रिस्की था, एलिनेशन, गिल्ट, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, लेकिन इनसे ये भी क्लैरिफाई किया गया कि किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कभी अपने डिसीजंस को समझना और उस हिसाब से अपने वैल्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। रिफ्यूज़ल का एक्ट अक्सर आइडेंटिटी के साथ कन्फ्रंटेशन करने का मजबूत करता है। क्या हम अपने आप को समझ पाते हैं जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को एकोमोडेट करना बंद कर देते हैं? क्या बचा रहता है जब हम वो रोल्स छोड़ देते हैं जब हम फिट नहीं होते? अब क्वेश्चंस कभी अपने आप से ज़रूर पूछना। ये स्टोरीज ये सजेस्ट करती हैं कि बाउंड्रीज बैरियर नहीं होती, वो पर्पसफुल वर्क की आर्किटेक्चर होती हैं। आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके ही अपना रियल पोटेंशियल देख पाते हो। जब आप अपनी सच्चाई को फॉलो करते हो तो आप अपनी ग्रोथ के रास्ते खोल रहे होते हो। चैप्टर 5, बिल्डिंग रेसिलियंस, टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। सेटबैक्स अक्सर फाइनल चैप्टर्स जैसे फील होते हैं। आपको लगता है कि एंड हो गया, बस खत्म, लेकिन कई लोगों के लिए ये मूवमेंट नए बिगनिंग्स का स्पार्क बन जाती है। ऐसे मूवमेंट्स को देखकर आप ये समझ सकते हो कि कभी कभी फेलियर्स आपकी ग्रोथ को फ्यूल करते हैं, बस उन्हें इंटेंशंस के साथ हैंडल करना पड़ता है। चलिए 3 स्टोरीज देखते हैं उन औरतों की जिनकी जिंदगी ये दिखाती हैं कि कैसे परसीव्ड फेलियर्स ग्रोथ को फ्यूल करते हैं और जब उन्हें इंटेंशंस के साथ अप्रोच किया जाता है। जुदीथ वार्नर, एक जर्नलिस्ट जिसकी मॉडर्न मदरहुड पर क्रिटिक पे नेशनल डायलॉग को स्पार्क किया। उन्होंने अपना कैरियर न्यूयॉर्क टाइम्स कॉलम के जरिए पब्लिक कन्वर्सेशन को शेप किया, मतलब काफी पावरफुल काम कर रही थी। लेकिन जब ये अब्रप्टली एंड हुआ तो उसका लॉस उन्हें अनमून कर गया। पूरा रूटीन हिल गया, दिन वीक्स में ब्लर हो गए और वो स्क्रीन्स के सामने बैठी रहती थी। ऐसे डिस्कशंस को ट्रैक करती रहीं जो अब उनका पार्ट नहीं थी।
उनकी बेटी का ब्लंट ऑब्जर्वेशन ये काफी हो गया, एक कैटलिस्ट बन गया। क्या बात है, कभी कभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपके लिए लाइफ को बिल्कुल टर्न कर सकती है। वार्नर ने अपने दोस्तों से रिकनेक्ट किया, डेली रूटीन्स रिज्यूम की और अपनी एनर्जी को चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ पर एक बुक लिखने पे चैनल किया। हालांकि सेल्स एक्सपेक्टेशंस से नीचे रहीं, लेकिन काम डीपली रेजोनेट किया। पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ टॉक्स के लिए रिक्वेस्ट आई और अवार्ड्स भी मिले। जब शुरू में प्रोफेशनल कोलैप्स था तो वो एक इम्पैक्ट वाला काम बन गया, वो पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा था। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि जब आप अपनी स्ट्रगल से सीखते हो और उनको अपने पर्पस में बदल देते हो तो वो आपके लिए रियल सक्सेस बन जाता है। टर्निंग फेलियर्स इनटू फ्यूल फॉर ग्रोथ। एक और कहानी रुथ ओजिकी की है, जो एक नॉवलिस्ट हैं जिनका अवार्ड विनिंग काम फ्रिक्शन और स्पिरिचुअल इंक्वायरी को ब्रिज करता है। उनकी अर्ली टेलीविजन वर्क ने उन्हें एथिकल ब्रोशर्स दिए, खास करके कुकिंग शो जो मीट इंडस्ट्री ग्रुप के फंड से चलता था। सोचो कितना अनकंफर्टेबल होगा। कई साल बाद ये रिग्रेट्स उनकी फ्रिक्शन को फ्यूल करते हैं। डिस्कम्फर्ट को बुरी करने के बजाय उन्होंने उसे नरेटिव्स फॉर्म दिए। उन्होंने अपने कंफर्टेबल फीलिंग्स को अपने काम में कन्वर्ट कर दिया, जो क्रिएटिव ग्रोथ के असली मतलब हैं। उनकी डीबर्ट नॉवेल ने उन कैरियर कंप्रोमाइजेस को फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू रीइमेजिन किया, जिसे उन्हें उन राहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिला जो उन्होंने नहीं चुनी थी। बुक की एक्लेम ने उनको लिटरली पास थ्रू किया, ये साबित करते हुए कि पास मिस स्टेप्स क्रिएटिव पोटेंशियल रखते हैं जब उन्हें ऑनेस्टी के साथ एग्जामिन किया गया। अपनी गलतियों को अपने स्ट्रेंथ बनाने का काम ही रेसिलेंस है। साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक, जो ग्रोथ माइंडसेट पर अपने रिसर्च के लिए जानी जाती हैं, ने पैरेलल ट्रुथ्स अनकवर की। जब उन्होंने बच्चों को पजल सॉल्व करते देखा, उन्होंने 2 डिस्टिंक्ट रिएक्शन नोटिस की। कुछ बच्चे चैलेंजेस से विड्रॉल हो गए क्योंकि उन्हें गलतियों का डर था। दूसरे बच्चे विजिबली एक्साइटमेंट के साथ लीन इन हुए, चैलेंजेस को अपनाया। ये स्प्लिट ड्वेक को 2 कोर एटीट्यूड्स आइडेंटिफाई करने तक ले गया। एक एटीट्यूड स्किल्स को फिट ट्रेड्स के रूप में दिखाता है, जो प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, मतलब मैं नहीं कर सकता। दूसरा एटीट्यूड उन्हें मसल्स की तरह ट्रीट करता है, जो एफर्ट्स के थ्रू स्ट्रांग होती हैं, मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी पर मैं नहीं कर सकता। उसकी अपनी जर्नी भी इस डिस्कवरी का मिरर करती है, अर्ली परफेक्शनिज्म से ज़्यादा दी गई चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने की, जिसमें रिपीटेड जर्नल रिजेक्शंस भी शामिल थीं, जो उसकी रिसर्च को ग्रेटर क्लैरिटी के साथ पुश करते हैं। द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। ये एक्सपीरियंसेस एक कॉमन थ्रेड शेयर करते हैं। रिकवरी अक्सर छोटे डेलिब्रेट स्टेप्स से शुरू होती है, मतलब आपको कम्युनिटी के साथ दोबारा कनेक्ट होना पड़ता है, पास्ट चॉइसेस को एग्जामिन करना पड़ता है और चैलेंजेस को स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में दिखाना पड़ता है। ये सब अपने आप में एक प्रोसेस है जो रेसिलियंस को प्रैक्टिस करने के रूप में दिखाता है, ना कि डेस्टिनी। वार्नर का ह्यूमन कनेक्शन की तरफ वापस जाना, ओजिकी की रिग्रेट्स को क्रिएटिवली एग्रीवेट करना और ड्वेक के एरर्स को अवॉइड करने के बजाय उन्हें स्टडी करना, ये सब हमें ये सिखाता है कि जो हमारे सेटबैक्स हैं वो हमें कुछ सीखने का मौका देते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करें तो वो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। टेक अवे क्या है? जो फेलियर लगता है उनमें अक्सर ऐसा पोटेंशियल होता है जो पहचानना नहीं गया, मतलब हर सेटबैक के अंदर एक नया अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ होता है, बस हमें उससे समझना पड़ता है। जब हम सेटबैक्स को क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करते हैं, ना कि जजमेंट के साथ, हम उनके मीनिंग को रीशेप करते हैं और टूल्स कुछ अपना पाते हैं, चाहे वो क्रिएटिव रीइन्वेंशन हो, कम्युनिटी सपोर्ट हो या पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो। ऑर्डिनरी मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल्स अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज को होल्ड करते हैं, जो उन लोगों के लिए हैं जो गहराई से देखने को तैयार हैं। मतलब कभी कभी जिंदगी का असली ग्रोथ तब होता है जब हम अपने स्ट्रगल्स या चैलेंजेस को नए तरीके से देखते हैं। तो इस ऑडियो बुक में हमने अब तक क्या सीखा? इसका कंक्लूजन है मिस्टेक्स आई मेड एट वर्क बाय जेसिका बैकेल। आपने सीखा कि पर्पस वाली जिंदगी बनाना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ये कर्व्स में फ्लरिश करती है।
मतलब लाइफ का असली ग्रोथ कभी एक ही रास्ते पर नहीं होता, ये थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न के साथ होता है। इंडस्ट्रीज के अक्रॉस, पॉलिटिक्स से लेकर रोबोटिक्स तक, औरतों ने ये साबित किया है कि मीनिंगफुल वर्क तब शुरू होता है जब आप उस छुपी हुई आवाज को सुनते हो जो आपको ऑथेंटिसिटी की तरफ ले जाती है। इनकी कहानियां ग्रैंड जेस्चर्स के बारे में नहीं है, बल्कि डेली एक्ट्स ऑफ ट्रस्ट के बारे में है। वो रोल्स छोड़ना जो खुशी छुपाते हैं, सिस्टम को चैलेंज करना जो कंफर्मिटी डिमांड करते हैं, और अनसर्टेनिटी को क्रिएटिव फ्यूल के रूप में अपनाना जो थ्रेड इन्हें एक साथ जोड़ता है। करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होता, ये है डर को अपनी कहानी लिखने ना देना। जब आप अपने डर को फेस करते हो तो आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हो जो आप आगे ले जाते हैं। वो ब्लूप्रिंट्स नहीं है, बल्कि वो परमिशन है जो आपको रूल्स को एडिट करने की देता है, जब तक वो आपके जीने के तरीके के साथ फिट नहीं होता। ठीक है, तो बस इतना ही इस बुक ऑक्स ऑडियो बुक में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपकी अगर कोई बुक हो जो आप सुनना चाहते हैं वो हमें बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।